गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों के लिए आज से, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, कि आज से ही मतलब 1 जून से, ठीक है, 1 जून से आप लोगों को प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगा। और इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी इक्विपमेंट्स अरेंज नहीं हो पाए, अभी तक मुझ तक पहुँचे नहीं है। ऑनलाइन परचेज किया है तो टाइम तो लगेगा, बट मैक्सिमम उससे पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट मैक्सिमम मंडे से आपका बोर्ड पे क्लासेस होना शुरू हो जाए, ठीक है, वाइट बोर्ड। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए, थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब थी इसलिए बीच में 1-2 वीडियो और डालने थे, वो नहीं आ पाए। और आज भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है ना, जो प्रॉमिस किया है तो वो तो पूरा करना पड़ेगा। और अभी स्लो चलेंगे, ठीक है, जब बोर्ड आ जाएगा अपना तो फास्ट चलेंगे। और अभी क्या है, आसान थियोरेटिकल पोर्शन उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, न्यूमेरिकली इस तरह से कराना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इक्विपमेंट्स मैंने मंगाए हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स जब आ जाएंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों का आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक, इसमें क्या होता है, ये एक डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट है, ये तो आप लोगों को पता ही है, नहीं पता, सबको पता। तो इसकी कुछ थियोरेटिकल पोर्शन भी होता है, ठीक है, तो वो भी कभी कभी पूछ लेता है। अब ये 2019 का पेपर है और इस पेपर में यकीन मानिए 7 क्वेश्चंस टोटल गिवन है, ठीक है। अभी मैं पूरा पेपर नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा रेसोसिस की वजह से, बट अभी मैं बता देता हूँ आपको। 7 क्वेश्चंस गिवन है और 7 में से इसमें लिखा हुआ है ना, देखिए ध्यान से, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, मतलब 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, ठीक है। 7 क्वेश्चंस में से आपको देखिए ऑप्शन भी कितना मिल गया आपको, है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1A में क्या है, कार्यकारी प्रतिबल विधि एंड सीमा अवस्था विधि के अभिकल्पन के अंतर को, जो सीमा अवस्था विधि में अभिकल्पन के अंतर को स्पष्ट कर। ये कह रहा है कि डिफरेंस बताइए किसमें, कार्यकारी प्रतिबल विधि को क्या बोलते हैं, कार्यकारी को क्या बोलते हैं, वर्किंग, प्रतिबल को स्ट्रेस एंड विधि को मेथड। तो क्या हो गया ये WSM। अब सब लोग समझ रहे होंगे, बेटा हिंदी बहुत ज़्यादा टफ होती है। चलिए, इसके बाद माय डियर सीमा अवस्था विधि, ठीक है। तो सीमा क्या होती है, लिमिट होती है या नहीं होती है, L। अवस्था, स्टेट, द्रव की अवस्थाएं पढ़ी है ना, क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वैसे ही तो स्टेट्स क्या होंगे, तो स्टेट मतलब अवस्था। अब विधि तो अभी अभी बताए या आप लोगों ने, मेथड। तो बेटा आप लोगों को क्या बताना है, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिफरेंस बताना है। तो क्या डिफरेंस बताना और कैसे डिफरेंस बताना है, मैंने तो 13-14 पॉइंट्स लिखवाए हैं बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में, सॉरी 13 से तो पॉइंट्स आते हैं। और कुछ बच्चे जो ऑफलाइन मुझसे नहीं पढ़ पाए हैं उन लोगों के लिए अब पढ़ा देंगे। अभी बोर्ड आ जाने दो तो पूरा दोबारा पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बोर्ड तो आने दो, उसके बाद दोबारा पढ़ाऊँगा मैं, ठीक। अभी क्या है, छोटा छोटा टॉपिक लेके चलेंगे, एक एक क्वेश्चन फिर सॉर्ट आउट करते जाएंगे और सॉल्व करते चलेंगे उसको, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अगर यहीं पे देखते हैं तो सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। पहला पॉइंट, सेफ्टी फैक्टर में ही 2 पॉइंट आ जाएंगे बेटा। कैसे आएंगे 2 पॉइंट, इसी में एक पॉइंट लिखो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस्तेमाल किया जाता है या फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज किया जाता है। दूसरे में क्या करोगे,
लिमिट स्टेट मेथड में आपका क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मतलब आंशिक सुरक्षा गुणक अपनाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसी में सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, इसी के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा गुणांक के अंदर क्या लिखोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, फैक्टर ऑफ लिखना इसी में है, लेकिन इसमें लिख पाना ऐसा छोटा संभव नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बाहर बना देता हूँ बेटा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर कहीं बात की जाए बेटा, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में जानना चाह रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो कोई क्वेश्चन हुआ या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन हुआ या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेटा आप सभी लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए, क्योंकि मैं अब अगर डायरेक्टली आपको बता दूंगा तो फिर तो सीधे सीधे ये हो गया ना, हम कहानी सुना के चले गए, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, अभी बोर्ड आने दीजिए तो सभी कुछ आपसे ही पूछेंगे और सब कुछ आप ही बताएंगे। 3 होता है या नहीं होता है सभी लोग पढ़े होंगे। फिर इसी में आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील या इस्पात के लिए सुरक्षा गुणक। बेटा बताओ कितना होता है, 1.78 नहीं होता है। ऐसे ही लिमिट स्टेट मेथड में भी 2 पॉइंट्स जोड़ने होंगे आपको। एक पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि लिमिट स्टेट मेथड के अंदर आप पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी या आंशिक सुरक्षा गुणांक अपनाए जाते हैं, या आंशिक सुरक्षा गुणांक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अगर आपसे कहीं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिखा हो तो मतलब वो लिमिट स्टेट मेथड के डिज़ाइन के बारे में जानना चाह रहा है, या डिज़ाइन करने की उस विधि के बारे में जानना चाह रहा है, उस मेथड के बारे में जानना चाह रहा है जो लिमिट स्टेट मेथड होता है, ठीक है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, अब ये नहीं लिखेंगे कि लिमिट स्टेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना ना, सीधे सीधे लिखो पार्शियल, दूसरा पॉइंट इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो आप लोग लिख चुके, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, फॉर स्टील एंड फॉर कंक्रीट या फॉर कंक्रीट। अब ऐसा नहीं है कि सर आपने तो उसमें तो पहले लिखवा दिया, बेटा पहले लिखवा दिया तो पहले लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो स्टील के लिए माय डियर कितना होता है, कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए पहले। 1.15 एंड कंक्रीट के लिए 1.5 लिख दोगे, इतना लिख दोगे, प्रॉमिस करो लिख के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, वीडियो लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा एक ही क्वेश्चन में आधा घंटे का वीडियो ना बना के पहले समझ लेते हैं। फिर उसके बाद आता है कंक्रीट की स्टेट। डिज़ाइन के लिए कंक्रीट को इसमें इलास्टिक माना जाता है, क्या बताओ, जो कि वास्तव में होता है, प्रत्यास्थ माना जाता है, क्या होता है वास्तव में बेटा। हैमर जब इस पे मारोगे, जब कंक्रीट बॉडी पे हैमर मारोगे तो क्या वो डक्टाइल होगी या कंप्रेस होगी, मतलब तनेगी या फिर कंप्रेस होगी, बताओ मुझे। वो बेटा क्या होगा, अगर ये कंक्रीट बॉडी है और इस पे आपने कोई हैमर से वार किया या हैमर से कुछ लगाया, ये मान लो कोई आदमी है, इसने हैमर इस पे कंक्रीट बॉडी पे मारा, तो बेटा ये बिखर जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे इस तरह से। तो ये कोई डक्टाइल मटेरियल या इलास्टिक मटेरियल थोड़ी हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एक ब्रिटल मटेरियल बेटा। तो इलास्टिक कैसे हो सकता है, हाँ सॉरी बेटा तबीयत थोड़ी सही नहीं है मेरी। फिर उसके बाद आपका आता है लिमिट स्टेट मेथड,
कंक्रीट फेल होने से पहले प्रत्यास्थ अवस्था से सुघट्ट अवस्था में आ जाती है, मतलब इलास्टिक से प्लास्टिक में आ जाती है। इस मेथड में इसी को आधार माना गया है। बेटा देखो, कंक्रीट में हम किस तरह से हम इसका डिज़ाइन करते हैं, कंक्रीट का आरसीसी का या आरसीसी कोई सेक्शन हो गया हमारा या कंक्रीट सेक्शन हो गया, तो लिमिट स्टेट मेथड में हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं बताइए। रियलिटी देखते हो या नहीं, रियलिटी देखते हैं या नहीं बताइए। रियलिटी देखते हो, जब रियलिटी देखते हो तो वो क्या होगा बताइए, फेल होने से पहले इलास्टिक से प्लास्टिक में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वास्तविकता देखते हैं वहां पे, है ना। फिर उसके बाद आता है लोड का निर्धारण, ठीक है। WSM मेथड में लोड का निर्धारण करना सरल पड़ता है, बट ये आपका जो LSM मेथड होता है उसमें एक्सपीरियंस के आधार पर सारे आंकड़े लिए जाते हैं, मतलब निकाला जाता है अनुभव या सूझबूझ के आधार पर। मतलब पहले हम लोड कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर लगाते हैं, ठीक है, फैक्टर लगाते हैं लोड में, तभी तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहलाता है। चलो अभी बताएंगे बहुत आराम से, और ये सब दोबारा कराऊंगा मैं, टेंशन ना लेना। हुक्स लॉ क्या कहता है आपका, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है ना बेटा, वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, बट लिमिट स्टेट मेथड हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब हुक्स लॉ क्या होता है मैं बताऊं क्या, देखो, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्या ये डेफिनेशन सही है हुक्स लॉ की? बोलो सर गलत है, एक्सप्रेशन सही है ये, बट आपने जो डेफिनेशन बताई वो गलत है। विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं होता है दोस्तों, विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती सीमा तक, समझ गए ना, ये कभी चेंज नहीं होती है। इलास्टिक जो इलास्टिसिटी होता है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, तो जैसा मटेरियल वैसा इलास्टिक लिमिट, ठीक है। कैसे होता है देखो ध्यान से, यही तो माइल्ड स्टील कर्व आप लोग सब लोग पढ़ के आए हो, यही कर्व पढ़ के आए हो। कौन सा वाला बेटा? ये वाला, सॉरी फिर से गड़बड़ बन गया, यही तो है। बोर्ड आने दो, फिर एकदम बहुत सारी अच्छी चीज़ें क्लियर होंगी, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो बेटा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वहाँ तक होती है जहाँ तक ये कर्व स्ट्रेट लाइन गया होता है, मतलब सीधी सरल रेखा। और इलास्टिक क्या होता है बेटा, इलास्टिक पॉइंट कभी कभी यहाँ भी पहुँच जाता है और कभी कभी यहाँ भी पहुँच जाता है, क्योंकि ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ गए। चलो हुक का नियम हो गया बेटा, हुक्स लॉ हो गया। फिर आप लोगों का आया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहाँ बनाओ तो ना बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप, और बनाना चाहते हो तो बना दो, क्योंकि हुक्स लॉ अगर हो गया तो फिर उसके बाद तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की प्रतिबल आरेख की बात ही नहीं की गई है, ठीक है। जब इसको हमने पूरी तरह से समझा दिया तो ये सब बताने की क्या ज़रूरत है, बता भी सकते हो नहीं भी बता सकते हो। भाई स्ट्रेट लाइन कहाँ होता है? जहाँ हुक्स लॉ फॉलो होता है। और स्ट्रेट लाइन कहाँ नहीं होता है? जहाँ हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, सिंपल है। तो इसको काट दो, केवल 5 पॉइंट लिखो। फिर कहता है ये आधार नियम। आधार नियम बेटा देखो क्या कहता है,
मैकेनिकल। अब एक बात बताओ, हुक्स लॉ कहाँ फॉलो होता है? मैकेनिकल में। अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने या स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में? मैकेनिकल के रूल्स पर आधारित होता है नहीं होता है? और जो लिमिट स्टेट मेथड होता है उसमें क्या होता है बेटा? ये जो लिमिट स्टेट मेथड होता है वो आपका ऑब्जर्वेशंस मतलब परीक्षण पर आधारित होता है। ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है। ठीक है, इतना कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए धीरे धीरे वर्क करेंगे और जितना मैं डेली आपको बताता जाऊं उतना आपको नोट्स बना के रखना है। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें जिससे कि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो या मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे मत करना। और अगर अच्छा लगे तो भी मत करना, आपकी मर्जी, लाइक करो या मत करो, लेकिन सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो और अच्छे से क्वालिटी भी आएगी, वीडियो में सब कुछ आएगा। बस थोड़े दिन का सब्र करो, 3-4 दिन का टाइम दो मुझे। जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं आते हैं तब तक ऐसे ही काम चलाओ, क्योंकि प्रॉमिस कर दिया ना मैंने, अब प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।